तो हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे दोस्तों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप कि नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम में आप बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आकर के हमारे चैनल का भी नाम रोशन करेंगे और अपने लिए भी खुशियाँ बटोरने वाले हैं। ठीक है, कोई भी टीचर हो दोस्तों, एक टीचर सिर्फ यही चाहता है कि उससे जितने भी उससे जुड़े हुए उसके स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सभी आगे तरक्की करें। बस यही चाहते हैं हम। ठीक है, और वही मैं हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ दोस्तों कि मैं आपकी हर वो संभव से संभव मेहनत कर सकूँ। आपकी जो भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, उस हर प्रॉब्लम का समाधान मैं आपका कर सकूँ। लेकिन मैं ये तभी कर सकता हूँ दोस्तों जब आप अपनी समस्याओं का, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करोगे। ठीक है, चलिए, तो ये बात इसलिए थी क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा मेहनत कर लीजिए और आने वाले एग्जाम को जोर शोर से लेकर के क्रैक कर दीजिए, अच्छे नंबरों से पास हो जाइए। ठीक है, चलिए, हमारा जो अब आ जाते हैं पढ़ाई पर। हमारी जो सीरीज चल रही थी, वो दोस्तों चल रही थी जूरिस्प्रूडेंस 2 की। हमारा सेकंड सेमेस्टर का ही ये फर्स्ट एग्जाम है। अभी तक हमने इसके जो कई क्वेश्चन करा दिए हैं, वेरी शॉर्ट के तकरीबन 7 क्वेश्चन करा दिए हैं और हम लेकर के आ गए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन। अब प्रश्न देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है 8 और 9, तो इसका मतलब है 2 क्वेश्चन हमने एक ही क्वेश्चन के साथ में मिक्सअप कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, हमारा जो क्वेश्चन है आज का ये है कब्जे के प्रकार, काइंड्स ऑफ पोजेशन, कब्जे के प्रकार। ठीक है दोस्तों, कब्जा जो है इससे रिलेटेड जो है दोस्तों, कब्जा जो है तकरीबन कब्जा अकेला कब्जा जो टॉपिक है ना, ये अकेला कब्जा ना पूरे इस ज्यूरिस्प्रूडेंस के सेकंड पेपर में तकरीबन 30 से 40 मार्क्स अकेला लिए बैठा है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके ऊपर हमने लॉन्ग वीडियो जो है हमारी, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो वो हमारी ऑलरेडी जो अपलोड हो चुकी है, वो जा करके देख लीजिए। चलिए, यहाँ पर वेरी शॉर्ट में जो पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वेरी शॉर्ट में है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है इससे, इसलिए ध्यान रखना। तो क्वेश्चन है कब्जे के प्रकार। कब्जे किसे कहते हैं उसके लिए जल्दी से प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से पढ़ लीजिए। कब्जे की अवधारणा, कब्जे के जो परिभाषा, अर्थ, एलिमेंट्स मतलब कि तत्व, सारा सब कुछ कब्जे का ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये है कब्जे के प्रकार। देखिए, कब्जे के बहुत सारे प्रकार होते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कुछ, बहुत सारे। तो यहाँ पर है केवल निम्न प्रकार होते हैं। चलिए निम्न देखते हैं। सबसे पहला है तत्कालिक और मध्यवर्ती कब्जा। इसको दोस्तों बोलते हैं इमीडिएट एंड मीडिएट पोजीशन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तत्कालिक और मध्यवर्ती कब्जा ये भी लिख करके आ सकता है, मीडिएट तथा इमीडिएट भी लिख करके आ सकता है, और एक और रूप में आ सकता है लिख करके व्यवव्रत तथा अव्यवव्रत कब्जा। तो वो सारे रूप यही हैं। ठीक है दोस्तों, सारे रूप यही हैं। चलिए देखिए, सामंड है टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है। सामंड के अनुसार ऐसा कब्जा जो व्यक्ति स्वयं व्यक्तिगत रूप से सीधे प्राप्त करता है, मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के किसी भी संपत्ति की चीज पर सीधा उसको कब्जा कर लेता है, उसको बोलते हैं व्यक्ति एवं व्यक्तिगत रूप से जब किया है तो उसको बोलते हैं कब्जा। देखिए, ये कब्जा कहलाता है। परंतु ऐसा कब्जा जो किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है वो मध्यवर्ती कब्जा कहलाता है। उदाहरणार्थ, यदि मोहन स्वयं बाजार में पुस्तक खरीदता है तो वह उस पुस्तक पर उसका तत्कालिक प्रत्यक्ष कब्जा होगा। समझ में आ गया? इमीडिएट पॉइंट है ना, इमीडिएट कब्जा होगा। किंतु यदि वह पुस्तक खरीदने के लिए अपने नौकर को भेजता है तो नौकर के कब्जे के माध्यम से उस पुस्तक पर मोहन का मध्यवर्ती या फिर अप्रत्यक्ष कब्जा होगा। समझ में आ गया? मतलब कि आप किसी से जाकर के कोई सामान डायरेक्ट लेकर के आ रहे हैं, वो सामान अपने अंडर में आपने कर लिया तो वो क्या होगा? सीधा साधारण तौर से कब्जा हो गया तुम्हारा, व्यक्तिगत, तत्कालिक, व्यक्तिगत, व्यवव्रत कब्जा हो गया। लेकिन अगर आप कहीं और हैं और आप कह रहे हैं अरे किसी और को फ़ोन करके यार वहाँ से वो चीज़ ला करके दे दे मुझे, या फिर एक यार तो जैसे हम बोलते हैं अब भी बुलंदशहर से आ रहे हो तुम, यार जा करके वहाँ पर चले जाओ उस दुकान पर, वहाँ पर मेरा सामान रखा है वो लेकर के आ जाना। आप आ तो रहे हो, तो अब वो सामान लेकर के आएगा, वो सामान आपके पास में आ गया तो उस पर कब्जा ही हो गया। ठीक है, तुम्हारे अंडर में आ गया, तो वो होगा अव्यवव्रत। ठीक है, मीडिएट पोजीशन या अव्यवव्रत इमीडिएट पोजीशन। ठीक है दोस्तों, चलिए, सामंड के अनुसार मध्यवर्ती कब्जा 3 प्रकार का होता है। ध्यान रखना आप भाई,
जो अमध्यवर्ती कब्जा मतलब जो तत्कालिक कब्जा है वो तो एक था, लेकिन जो इमीडिएट है, जो मध्यवर्ती कब्जा है वो दो प्रकार का होता है। कैसा? देखिए, जहाँ मध्यवर्ती कब्जा किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है जो वस्तु को दूसरे के लिए धारण करता है और उस पर अपने किसी निजी हित का दावा नहीं करता, जिसे नौकर या अभिकर्ता के रूप में स्वामी का कब्जा, यह होता है पहला कब्जा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि कोई व्यक्ति आपके कहने से कहीं से कोई सामान लेकर के आ रहा है, खरीद कर लेकर के आ रहा है, तो वो अपने लिए नहीं केवल आपके लिए लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जो इमीडिएट कब्जा है उसका पहला, मतलब कि मध्य कब्जा का पहला पॉइंट। दूसरा है, देखिए, जहां मध्यवर्ती कब्जे में कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर दूसरे के लिए तथा स्वयं अपने हित के लिए कब्जा रखता है, किंतु वह दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व के श्रेष्ठ हक को स्वीकार करता है, जैसे मकान मालिक का किराए पर दिए गए मकान पर मध्यवर्ती कब्जा किराएदार के माध्यम से रहता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? चलिए, मतलब कि कोई अपने लिए ही ले रहा है लेकिन किसी और के थ्रू ले रहा है। ठीक है, उसको बोलेंगे हम सेकंड टाइप का। थर्ड टाइप है जहां मध्यवर्ती कब्जे में कोई व्यक्ति किसी दूसरे की वस्तु पर स्वयं के हित के लिए वास्तविक कब्जा उस समय तक बनाए रखता है जब तक कि कोई शर्त विशेष पूरी नहीं हो जाती, फिर भी वह वस्तु के स्वामी के वास्तविक अधिकार को स्वीकार करता है, जैसे गिरवी करता, प्लॉजर का गिरवी रखी गई वस्तु पर गिरवीदार मतलब प्लेजी के माध्यम से कब्जा। ठीक है, चलिए इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, एक व्यक्ति है सी। सी का तो पता नहीं रोल होगा या नहीं, लेकिन इसको देखते हैं। देखिए, ए के पास में एक बाइक है। क्या है? बाइक है। उसको पैसे की नीड है, तो ए क्या करता है? अपनी बाइक को लेकर के जाता है बी के पास। बी से कहता है भाई मुझे बाइक को रख लो, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मुझे वो पैसे दे दो। जैसे ही मैं आपके पैसे दे दूंगा मुझे मेरी चीज़ लौटा देना। तो ये इसको 10,000 रुपये दे देता है और इसकी बाइक पर इसका कब्जा हो जाता है और इन 10,000 रुपये इसका कब्जा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होगा? ये मध्यवर्ती कब्जा है क्योंकि मध्य में क्या है? पैसा और इसमें बाइक है। ठीक है, जब ये इसके पैसे दे देगा वो उसके वापस चीज दे देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गिरवी रखना, प्लॉजर। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत कब्जा और मध्यवर्ती कब्जा या फिर तत्कालिक कब्जा किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोनों में अंतर क्या है? ये 10 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है और 4 नंबर में भी, ध्यान रखना। दूसरा टाइप है मूर्त और अमूर्त कब्जा। इंपॉर्टेंट है ये भी। सारे जितने भी कब्जे हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे सारे कब्जे डाल दिए हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। पोजेशन बोलते हैं कब्जे को। देखिए, कॉर्पोरल एंड इनकॉर्पोरल पोजीशन। देखिए, जब कब्जा भौतिक वस्तुओं पर होता है तो वह मूर्त कब्जा कहलाता है, जैसे मकान, भूमि, स्कूटर आदि। जब अन्य किसी अधिकार पर होता है तो वह अमूर्त कब्जा कहलाता है, जैसे मार्क अधिकार, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि। कुछ विद्वानों का मत है कि वास्तव में यह सदा मूर्त ही होता है। अमूर्त एक ऐसी धारणा है जो वास्तविक कब्जे से कुछ न्यूनता प्रकट करती है, इसलिए रोमन विधि में इसे अमूर्त कब्जा कहा गया है। अमूर्त कब्जे के लिए आवश्यक है कि उसका लगातार उपयोग होते रहना चाहिए। इट मीन्स के सीधा सिंपल ये मूर्त कब्जा और अमूर्त कब्जा यही है। ठीक है, जैसे किसी चीज एक होता है जबान की कीमत, आपने बहुत सुना होगा। ठीक है भाई, कहते हैं भाई हमें तुम 10,000 रुपये दे दो, हम तुम्हें दे देंगे। वो कहेगा यार तूने नहीं दिए तो, अरे जबान की कीमत नहीं समझ रहा यार तुम, हमारी जबान नहीं कट सकती। ठीक है, कुछ भी हो जाए जबान को झूठी नहीं होने देंगे, तो वो उसको दे देता है। तो वहाँ पर क्या है? वो जबान की कीमत है। तो वो क्या है? वो भौतिक नहीं है, वो मूर्त नहीं, अमूर्त वाली चीज़ है। अमूर्त आ गया वहाँ पर। ठीक है, और एक होता है मूर्त। मूर्त में तो आपको पता चली गया, मकान वकान ये सभी जितनी भौतिक चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। ये तथ्यतः और विधिक कब्जा। इंपॉर्टेंट है, डिफेक्टो एंड डीजर पोजेशन। 4 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, मोस्टली 4 ही नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए क्या है ये। जहां एक व्यक्ति किसी वस्तु पर शारीरिक नियंत्रण रखता है तो उस वस्तु पर उसका तथ्यत या वास्तविक कब्जा माना जाता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति ने तोते को पिंजरे में रखा है तो उस पर उसका तथ्यत कब्जा होगा, किंतु जैसे ही तोता उड़ जाता है तो तोते से उसका कब्जा समाप्त हो जाएगा। अतः तथ्यत कब्जा किसी अधिकार,
सॉरी, तथ्यत कब्जा किसी व्यक्ति और वस्तु के बीच के संबंध को प्रकट करता है। कुछ दशाओं में वस्तु में वास्तविक कब्जे के बिना भी व्यक्ति को विधिक कब्जा प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, मकान के किराए पर रहने पर भी मकान मालिक का कब्जा उस पर रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं तथ्यत और विधित कब्जा, मतलब डिफेक्टो एंड डीजर पोजीशन। समझ में आ गया। चलिए आगे है समवर्ती कब्जा, कॉन्करेंट पोजीशन। देखिए, जब एक ही वस्तु पर एक ही समय में दो व्यक्तियों का कब्जा हो तो उसे समवर्ती या फिर दोहरा कब्जा कहते हैं। एक फूल दो माली, समझ गए होंगे। अब एक फूल दो माली से बिल्कुल एकदम दिमाग खाई चलता है। मतलब कि सीधा सीधा चलो मैं समझा देता हूँ। एक लड़की हो, ठीक है, और उसके दो चाहने वाले हों। अब दोनों कहेंगे मेरा कब्जा है, मेरा कब्जा है। ठीक है, और जैसे जैसे उनकी बातें होंगी, एक दूसरे के देखेंगे, अरे वो लड़की को देखेंगे, अच्छा बातें करती रहती हो, कहाँ बिजी जा रहा था फ़ोन। दूसरा भी उससे यही सवाल कर रहा होगा। अब ये क्या है, पहले आप भी उस पर अधिकार जमा रहे हो, दूसरा भी अधिकार जमा रहे हो। क्या हो गया, समवर्ती कब्जा हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। सामान्य के अनुसार कुछ दशाएं ऐसी होती है जिनमें दावे अलग अलग होते हुए भी परस्पर विरोधी नहीं होते और समवर्ती कब्जा विद्यमान रहता है। जैसे एक ही वस्तु पर तत्कालिक और मध्यवर्ती कब्जे का साथ साथ होना। उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति का भूमि पर मूर्त कब्जा रहता है, कब्जा, ठीक है, कन्या नहीं है, कब्जा रहता है, और दूसरा उसी पर आने जाने के मार्ग के अधिकार के रूप में अमूर्त कब्जा रहता है, तो उस भूमि पर दोनों ही व्यक्तियों का समवर्ती कब्जा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आ गया होगा। आई होप कि समझ में आ गया हो। नहीं आया, चलिए एक बार फिर से मैं तुम्हें एग्जांपल अपने शब्दों में बता देता हूँ। देखिए, इसमें कहा गया था समवर्ती कब्जा। समवर्ती कब्जे में अभी मैंने बताया था एक लड़की होती है, ठीक है, उसका ए और बी दोनों चाहने वाले होते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु पर, वस्तु चलो ठीक है वस्तु ही मान लेते हैं, दोनों, ये तो समझाने के लिए ही तो है, दोनों ने उस पर समवर्ती कब्जा कर रखा है, मतलब समान कब्जा। इसका भी इतना अधिकार, उसका भी इतना अधिकार। ये भी 4 घंटे दिन में बात करेगा, ये भी 4 घंटे, ये 2 घंटे रात को, ये 2 घंटे रात को। लड़के समझदार है, बांट रखे हैं। चलिए इसी को बोलेंगे समवर्ती कब्जा। लेकिन अब एक कंडीशन ऐसी भी आ जाती है, ठीक है, उन्होंने बोला है कि अभी तो एक दूसरे से अलग हैं, मतलब कि एक दूसरे अलग, जैसे इन दोनों को पता चलेगा इनके बीच में लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि लड़की कह देते, देख, लड़की ने अब यहाँ पर छुपा नहीं रखा, उसने कहा तू भी मेरा दोस्त है, तू भी मेरा दोस्त है, दिन में तुझसे बात करूंगी, रात को उससे बात करूंगी, तुझे कोई प्रॉब्लम है तो रहने दे, बात मत कर। अब ये भी राजी हो गया, चल रात रात को मैं बात कर लूँगा, दिन दिन को ये बात कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी क्या है, उनके एक दूसरे के प्रति जो है क्या है वो मतलब कि लड़ाई नहीं है। ठीक है, पक्ष में है दोनों, विपक्ष में नहीं है। चलिए आगे है रचनात्मक कब्जा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रचनात्मक कब्जा, 4 नंबर में पूछा जा चुका है, आ सकता है। देखिए, रचनात्मक कब्जे को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। पोलक और राइट के अनुसार कब्जे को पुनः प्राप्त करने का अधिकार रचनात्मक कहलाता है। उदाहरणार्थ, माल की बिल्टी प्राप्त करना माल का कब्जा प्राप्त करने के समान होता है। इस प्रकार का कब्जा तथ्यत न होकर के विधित होता है। इस प्रकार के कब्जे पर किसी व्यक्ति का स्वामी वास्तविक कब्जा नहीं होता। इट मीन्स, देखिए सबसे बात यही है कि जैसे एक वस्तु है, ठीक है, उसे एक व्यक्ति का कब्जा है, एक वस्तु है ए करके, उस पर ए व्यक्ति का कब्जा है, और ये पहले बी की वस्तु थी लेकिन इस पर कब्जा कर लिया ए ने। ठीक है, अब बी ने क्या किया, इससे इस कब्जे को हटा करके इसने फिर इस पर कब्जा कर लिया, तो इसका इस पर अपनी ही वस्तु पर दोबारा कब्जा हो गया, तो इसी को बोलेंगे रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव कब्जा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। प्रतिनिधिक कब्जा। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। देखिए, जब एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से कब्जा रखता है तो उसे प्रतिनिधिक कब्जा कहते हैं। जैसे नौकर या अभिकर्ता के कब्जे के वस्तु उसके स्वामी के प्रतिनिधिक कब्जे में होगी, क्योंकि नौकर या अभिकर्ता वस्तु का वास्तविक स्वामी नहीं है। देखिए कैसे, मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। एक है किसी, जैसे कि एक बहुत बड़ा मालिक है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, उसके पास है एक कार। ठीक है, अब बिजनेसमैन है, कार नहीं, उसने क्या कर रखा है, अपनी कार को चलाने के लिए क्या कर रखा है, एक नौकर को रख रखा है। तो भैया अब उसके ऊपर नौकर का कब्जा होगा। किसका कब्जा है, वो कार पर कब्जा, हालांकि मालिक यही है, कब्जा यही है, लेकिन ये इसका प्रतिनिधिक, रिप्रेजेंटेटिव इस पर कब्जा है। समझ में आ गया। चलिए आगे 7वां पॉइंट है गौण कब्जा। गौण कब्जा है ये, ठीक है, डेरिवेटिव पोजीशन।
इसको समझते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का वास्तविक स्वामी न होते हुए भी वस्तु को विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने कब्जे में बनाए रखने का कानूनी अधिकारी होता है, तब उसका कब्जा गौण कब्जा कहलाता है। डेरिवेटिव कब्जा कहलाता है, पोजीशन। जैसे घड़ी, साज ऋणदाता को अपने कब्जे के वस्तु अर्थात घड़ी तथा प्रतिभूति को तब तक अपने कब्जे में बनाए रखने का वैधानिक अधिकार है जब तक कि उनकी मजदूरी का कर्ज वसूल न हो जाए। ठीक है, इट मीन्स के जैसा अभी हमने ऊपर बताया था कि ड्राइवर कार का मालिक है। ठीक है, अब जो कार जो चला रहा है पूरे महीने पे चला रहा है सैलरी पर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि चलो भाई अब हमारी 1 महीना हो गया, हमारी कार को छोड़ो, तुम जाओ, तुम्हारा ड्यूटी चेंज हो गई। ये कहेगा हाँ चला जाऊंगा, पहले मेरे पैसे दे दे भाई, जो कब्जे के मतलब कब्जे करने का जो अधिकार उसके पास था, उस कब्जे को करने के लिए मतलब जो उसने पूरी ड्यूटी की है उसके पैसे वापस दे दो और अपनी कार ले लो। ठीक है, समझ में आ गया? यही होता है गौण कब्जा, ये उस पर कानूनी अधिकार है। अब ये पुलिस में भी जा सकता है, मतलब कि कोर्ट में भी जा सकता है अगर ए उसकी सैलरी नहीं देता और उससे अपनी कार को वापस ले लेता है। तो अब कोर्ट में जाए, कहेगा देखो पहले मुझे गाड़ी चलाने के लिए दी, मैंने चलाई, उसने कहा था मुझे पैसे देगा, लेकिन अब उसने पैसे नहीं दिया और अपनी चीज़ें वापस दे ली। ठीक है, मेरे साथ में न्याय करवाओ, तो इसको गौण कब्जा बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कब्जा कल्प। देखिए, क्वेसी पोजीशन, जब एक व्यक्ति को केवल किसी अधिकार पर कब्जा प्राप्त हो तो उसे कब्जा कल्प कहते हैं। जैसे मार्ग का अधिकार, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि। किसी भी वैध अमूर्त अधिकार का कब्जा इस श्रेणी में आता है। रोमन विधि में इसे क्वेसी पोजीशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इतने एबल हो जाओगे अब। ठीक है, इतना मुझे विश्वास है, आप पेपर अच्छे से करोगे, कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। तो ठीक है, इन्हीं आशाओं के साथ हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अभी आपने देख लिया नीचे जो 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है वो है फौजदारी और दीवानी में क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, चलिए वीडियो कर दीजिए लाइक, कर दीजिए कमेंट अगर कोई समस्या हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।